आज के इस वीडियो में अपन क्या देखेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा इन ट्रांजिस्टर। ठीक है ना। जो अल्फा ट्रांजिस्टर के अंदर जो अल्फा और बीटा होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि अल्फा और बीटा क्या होता है। फिर इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, उसको अपन ड्राइव करेंगे। देखो, ये एसएससी जेई 2018 में भी क्वेश्चन आ रखा है। इसने पूछा था, द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा फैक्टर ऑफ ए ट्रांजिस्टर कैन बी डिफाइंड एट। जो अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन होता है ना, वो किस तरीके से डिफाइंड होता है, और ये कुछ अपन को ऑप्शन दे रखे थे। तो देखो, मैं शुरू करता हूँ आपको अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो रिलेशन है उसका डेरिवेशन करवाने और अल्फ़ा और बीटा के बारे में आपको बताने। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर बनाया है। देखो, कॉमनली जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है ना, वो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, इसलिए मैंने देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया है। यहाँ पे ये एन साइड है, पी साइड है और एन साइड है। ये हो गया इमीटर टर्मिनल, ये हो गया बेस टर्मिनल और ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया कलेक्टर टर्मिनल। अब देखो क्या होता है, इमीटर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू होते हैं किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ। तो सबसे पहले तो बात ये देख लो कि इमीटर से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो रहे हैं किसकी तरफ, कलेक्टर की तरफ, और थोड़े से बेस में भी जा रहे हैं। तो देखो होता क्या है, मतलब बेस टर्मिनल की तरफ भी जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो होता क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर इधर है तो इमीटर का जो टर्मिनल है उसमें जो करंट का डायरेक्शन वो इसके इसके ऑपोजिट होगा, इसका मतलब इस तरफ होगा। तो ये देखो, ये हो गया इमीटर करंट। बेस में जो करंट है उसका डायरेक्शन है नीचे की तरफ। सॉरी, बेस में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनका डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो जो बेस का करंट है, बेस टर्मिनल का करंट है, उसका डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी आप देख लो, इमीटर का कलेक्टर का करंट इधर की तरफ है, इमीटर कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ है। तो जो इलेक्ट्रॉन का करंट का डायरेक्शन है वो उसके ऑपोजिट होगा, इस तरफ। तो ये हो गया कलेक्टर करंट। अब देखो भाई, इमीटर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो रहे हैं और बाकी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फ्लो हुए थे वो यहाँ पहुँच गए। इसका मतलब जहाँ पे जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा करंट होगा। तो देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे थे, इमीटर में थे, तो सबसे ज़्यादा होता है इमीटर करंट। और यहाँ के ऑलमोस्ट सारे के सारे करंट यहाँ पहुँच गए थे। तो फिर इमीटर करंट से थोड़ा सा छोटा, बिल्कुल मामूली सा छोटा कौन होता है, कलेक्टर करंट। और बेस में बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन रहे थे, तो सबसे छोटा कौन सा होता है, बेस करंट। ठीक है, इतनी बात आप समझ ही पाए होंगे। और ये इसका सिंबल मैंने बना दिया। देखो, बेस करंट इनपुट है, कलेक्टर करंट, कलेक्टर के अक्रॉस आउटपुट होता है, तो कलेक्टर करंट को आउटपुट भी बोलते हैं। और ये इमीटर करंट का डायरेक्शन भी होगा। ये इनपुट और आउटपुट वाली बात मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो देखो, मैंने सबसे पहले यही बात लिख रखी है जो मैंने आपको समझा दी है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल टू आई गिवन आउट बाय इमीटर रीच द कलेक्टर। बहुत सारे जो जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन थे वो इमीटर ने दिए थे और वो कहाँ रीच किए थे, कलेक्टर की तरफ। ठीक है, इन अदर वर्ड, कलेक्टर करंट आई सी थो लेस देन इमीटर करंट आई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू आई। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इमीटर करंट जो है तो होता है ना, वो कलेक्टर करंट से ज़्यादा होता है, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है क्योंकि बहुत थोड़े से इलेक्ट्रॉन ही तो यहाँ पे बेस में रिकम्बाइन हुए थे या बेस में फ्लो करे थे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हालांकि होता तो इमीटर करंट ज़्यादा ही है कलेक्टर करंट से, लेकिन अपन अपन ये दोनों क्या अब मान लेते नहीं है, ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं। तो देखो, मैंने इनको ऑलमोस्ट इक्वल बना रखा है। ठीक है ना, लिख रखा है, बना नहीं रखा है। तो देखो, इनकी जो क्लोजनेस है ना, कि कलेक्टर करंट और इमीटर करंट कितने वैल्यू कितनी पास है, वो डिनोट करते हैं अपन अल्फ़ा से। तो देखो, अल्फ़ा के लिए लिख रखा, अ सिंबल अल्फ़ा इज़ यूज टू इंडिकेट हाउ क्लोज इन वैल्यू दीज टू करंट आर। ये कलेक्टर करंट और इमीटर करंट कितनी वैल्यू में क्लोज हैं वो किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से। और अल्फ़ा का जो नाम होता है, अल्फ़ा को नाम होता है या फिर अल्फ़ा को कहते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट गेन। और एक नाम और याद रखना, करंट गेन इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और इसका फॉर्मूला या डेफिनेशन, फॉर्मूला बोल लो या डेफिनेशन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। अल्फ़ा इक्वल्स टू, मतलब जो जो फॉर्मूला है उसी से डेफिनेशन बन जाती है, इसलिए मैं ये वाली बात बोल रहा हूँ। अल्फ़ा इक्वल्स टू या फिर फॉरवर्ड करंट गेन इक्वल्स टू कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है, ये भी काफ़ी बार पूछी जाती है। इमीटर करंट कलेक्टर करंट से ज़्यादा है। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इमीटर करंट ज़्यादा है। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वेरीज फ्रॉम 0.95 टू 0.99। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो हमेशा 0.95 से 0.99 से तक होती है। तो देखो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि देखो, इमीटर करंट की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा है किससे, न्यूमरेटर से। तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आनी चाहिए। 1 आएगी तो कितनी आएगी, किसके बीच में आएगी, 0.95 से 0.99 के बीच में वेरी करती है। ठीक है, इन ट्रांजिस्टर, अब आगे देखो, इन ट्रांजिस्टर बेस करंट इज इफेक्टिवली द इनपुट करंट एंड कलेक्टर करंट इज द आउटपुट करंट। देखो,
ट्रांजिस्टर को जो ऑन करना होता है तो अपन को बेस करंट लगाना होता है। तो बेस करंट हमेशा इनपुट करंट होता है और कलेक्टर जो होता है ना, सॉरी आउटपुट जो होता है ना, वो कलेक्टर के अक्रॉस लोड लगा के लेते हैं जनरली। तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है, कलेक्टर करंट क्या कहलाता है, आउटपुट करंट, ठीक है ना। तो क्योंकि कलेक्टर टर्मिनल पे अपना आउटपुट लेते हैं, तो बेस करंट अपना इनपुट और कलेक्टर करंट अपना आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द रेशियो ऑफ कलेक्टर आउटपुट करंट IC टू द बेस इनपुट करंट IB इज नोन एज करंट गेन बीटा। तो देखो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो ये आउटपुट करंट और इनपुट करंट या फिर कलेक्टर करंट अपॉन बेस करंट का जो रेशियो होता है उसको अपन बोलते हैं करंट गेन, और जिसको डिनोट करते हैं अपन किससे, बीटा से। अब देखो बीटा का एक नाम और याद रखना, करंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई पूछे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कितना होता है, तो अपन को हमेशा किससे क्या बताना, IC अपॉन IB, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बीटा भी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एज IB इज़ मच स्मॉलर, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था बीटा जो है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, मोर देन देयरफॉर बीटा इज़ मोर देन यूनिटी। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 1 से बड़ी आएगी, वो मैं आपको बता दूंगा। इसकी वैल्यू वेरी करती है 50 to 300 के बीच में। अब देखो IC अपॉन IB, डिनोमीटर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ठीक है ना, और कलेक्टर करंट की वैल्यू तो आएगी कुछ, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 1 से बड़ी होगी और किसकी रेंज में लाई करेगी, 50 से 300 के बीच में। तो देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इमीटर करंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर कलेक्टर करंट, और फिर सबसे कम होता है बेस करंट। तो यही बात मैंने लिख रखी है। रिमेंबर द इमीटर करंट इज लार्जेस्ट ऑफ द 3 करंट। तीनों करंट में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन होता है, इमीटर करंट। कलेक्टर करंट इज ऑलमोस्ट इक्वल बट लेस देन इमीटर करंट। कलेक्टर करंट जैसे कि मैंने आपको बताया था इमीटर करंट के ऑलमोस्ट इक्वल होता है बस, बट लेस होता है किससे, इमीटर करंट से। बेस करंट हैज़ द लीस्ट वैल्यू, और बेस करंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लीस्ट होती है। अब देखो इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। अब मैंने आपको सारी बातें बता दी है कि क्या होते हैं। अब देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे अपन लगाएंगे, ये उसका सिंबल बना लिया मैंने, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन के साथ ट्रांजिस्टर का। यहाँ पे अपन लगाएंगे KCL। KCL क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। करंट एंटरिंग अ नोड इक्वल्स टू करंट लीविंग अ नोड। मतलब अगर एक नोड पे जितना करंट एंटर कर रहा है ना वो किसके इक्वल होगा, जितना करंट लीव कर रहा है। तो यहाँ पे करंट जो एंटर कर रहा है वो I1 है, और जो करंट लीव कर रहा है वो I2 और I3 है। तो I1 किसके इक्वल हो जाएगा, I2 प्लस I3 के इक्वल। तो यहाँ पे देखो करंट एंटर कौन से कर रहे हैं, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तो देखो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे, जो करंट लीव कर रहा है। यहाँ से करंट कौन लीव कर रहा है, इमीटर करंट। तो इमीटर यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ KCL लगा के, इमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब देखो इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, कलेक्टर करंट से डिवाइड कर दो दोनों साइड। तो यहाँ पे भी इमीटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट अपॉन कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट से डिवाइड किया तो देखो इसको तो ऐसा का ऐसा रहने दो। कलेक्टर करंट को एक बार इसके नीचे लिखो, बेस करंट अपॉन कलेक्टर करंट प्लस कलेक्टर करंट अपॉन कलेक्टर करंट। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपने पास जो रिलेशन बचेगा वो क्या बचेगा, इमीटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट इक्वल्स टू 1 प्लस बेस करंट अपॉन कलेक्टर करंट। तो इस इक्वेशन को देखो मैंने फिर से एक बार ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखो जो अल्फा था वो कितना था, कलेक्टर करंट अपॉन इमीटर करंट, लेकिन अपन को क्या चाहिए था, इमीटर करंट अपॉन कलेक्टर करंट। तो देखो इसका उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा, और IC अपॉन IE का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, IE अपॉन IC, ठीक है ना। तो एक वैल्यू अपने पास ये निकल के आ गई। अब देखो अपने पास बीटा क्या होता था, IC अपॉन IB, लेकिन अपन को क्या चाहिए, उल्टा IB अपॉन IC। तो देखो इसका भी रेसिप्रोकल करो, बीटा का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1 अपॉन बीटा, और इसका रेसिप्रोकल IB अपॉन IC। तो देखो अपने पास किसकी, IE अपॉन IC की वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा, और IB और IC की वैल्यू आ गई 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू आप पुट करो, IE अपॉन IC की जगह 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है ना। इसको ऐसा का ऐसा रहने दो, और यहाँ पे लो एलसीएम बीटा, यहाँ पे लो एलसीएम बीटा। तो यहाँ पे कितना हो गया, बीटा प्लस 1। अब देखो 1 अपॉन अल्फा है तो अपन को चाहिए अल्फा की वैल्यू, तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा 1 अपॉन अल्फा का रेसिप्रोकल अल्फा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो देखो अल्फा और बीटा के बीच में एक रिलेशन आ गया, क्या, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। लेकिन ये अपने ऑप्शन में नहीं था, लेकिन अपन को तो अब ये याद रखना ये भी एक रिलेशन होता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1, ठीक है ना। मतलब फॉरवर्ड करंट गेन इक्वल्स टू करंट गेन अपॉन करंट गेन प्लस 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बीटा प्लस 1 उधर जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू बीटा, इस ब्रैकेट को खोलो, ठीक है। तो ये अल्फा मल्टीप्लाई होगा बीटा, अल्फा इंटू बीटा प्लस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा को
इधर लेके जाओ इक्वेशन के उधर, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बीटा, तो बीटा कॉमन लेंगे, यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा 1, माइनस का साइन ऐसे कैसा, अल्फ़ा इंटू बीटा से बीटा कॉमन लिया तो कितना बच जाएगा सिर्फ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल्स टू आ गया बीटा 1 माइनस अल्फ़ा। तो बीटा की वैल्यू निकालनी है तो बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन, ये ऊपर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। और देखो यही अपने ऑप्शन में था, मैं दिखा देता हूँ आपको, बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। थैंक यू।